तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ एसपी ऑर्डर से संबंधित एक नया वीडियो। दोस्तों, वीडियो करने स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पर। आज का जो वीडियो आपका है वो है आपका एसपी ऑर्डर नंबर 9/2021 के बारे में कि पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एसपी ऑर्डर नंबर 9/2021 के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आज हम ये जानेंगे। ये आपका जो एसपी ऑर्डर नंबर 9/2021 है ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 30/4/2021 की डेट में, यानी रिसेंटली ही आपका ये अपडेट हुआ है। चलिए बात करते हैं कि आपका एसपी ऑर्डर नंबर 9/2021 किस लिए है। तो बताना चाहूँगा कि जो आपके MIS, SCSS और TD जो अकाउंट्स हैं उनमें मिलने वाली मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली जो ब्याज होती है, ठीक है, और जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ MIS, SCSS, TD, RD, KVP और NSC जो अकाउंट होते हैं उनमें होता है, वो सीधे अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के रिलेटेड आई है कि किस तरह आप उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली ही, ठीक है, वो कि CBS के थ्रू, CBS पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है कि आपका जो एसपी ऑर्डर नंबर इसलिए आया है कि MIS जो आपका MIS अकाउंट है, SCSS अकाउंट है, TD अकाउंट है, या फिर जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होती है MIS की, SCSS की, TD की, RD की, KVP की, NSC की, उसमें जो अकाउंट बैलेंस होता है, जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है, उसको अकाउंट होल्डर के बैंक में CBS अकाउंट्स के पोस्ट ऑफिस में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। तो हम ये समझते हैं आज की इस एसपी ऑर्डर के नंबर के आगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया है कि आपकी जो MIS, ये जो आपका प्रोविज़नल किया गया है ये पेमेंट, यानी कि जो आपका MIS, SCSS, TD जो अकाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है, और आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है ऑफ TD अकाउंट जैसे कि MIS अकाउंट होता है, SCSS अकाउंट होता है, TD अकाउंट होता है, या RD या फिर KVP या NSC, ठीक। इनमें जो आपका अकाउंट जो मैच्योर हो जाता है उसका जो बैंक का भुगतान का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो मैच्योरिटी बैलेंस है वो बैंक के भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यह है अकाउंट ECS, किसके थ्रू? ECS आउटवर्ड क्रेडिट के थ्रू फंक्शन किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका ECS आउटवर्ड क्रेडिट है वो आपका फिनेकल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि आपका जो चेन्नई GPO है वो आपका नोडल ऑफिस माना समझाता है या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके लिए? ECS आउटवर्ड क्रेडिट फंक्शनलिटी के लिए, ठीक है। यानी कि वो पूछता है कि ECS आउटवर्ड क्रेडिट इंटर फंक्शनलिटी का आपका नोडल ऑफिसर कौन सा है? तो आपका चेन्नई GPO है, जो कि आपका और ब्याज व परिपक्वता का श्रेय ECS आउटवर्ड फैसिलिटी के द्वारा ये अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो आपका ECS आउटवर्ड क्रेडिट फैसिलिटी है इसके जो पॉइंट्स नीचे देंगे कैसे काम करे उसके लिए। तो बात करते हैं ए की। जैसे कि ए में बताया गया है कि खाता धारक के खातों में MIS, SCSS और TD अकाउंट का जो ब्याज है वो कैसे क्रेडिट किया जाता है या कैसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसलिए कैसे किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है आपका कि खाता धारक के खाते में अकाउंट होल्डर पासबुक के साथ, यानी जो आपका अकाउंट होल्डर है वो आपका ECS मैंडेट फॉर्म के साथ साथ पासबुक और कैंसल चेक की कॉपी और फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक देगा, पासबुक का फर्स्ट पेज देगा, ठीक। उसके अलावा जो काउंटर PA है जो संबंधित अकाउंट को संशोधित करेगा और
संशोधन मेनू से पासबुक के पहले पेज की जो कॉपी है या जो कैंसल चेक है उसके आधार पर ईसीएस रिटर्न फिलअप करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कैसे कहता है, जो सुपरवाइजर है वो खाता संशोधन को सत्यापित करेगा और एक गार्ड फाइल में ईसीएस मैंडेट फॉर्म जो है गार्ड फाइल बनाएगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 कहता है आपका कि ब्याज भुगतान की तिथि यानी MIS SCSS TD पर अकाउंट पर जो ब्याज संशोधित किया जाएगा और स्पष्ट जो है वो आपका ईसीएस आउटवर्ड से क्रेडिट किया जाएगा। चेन्नई जो GPO है वो है इस फाइल जनरेट करेगा और NPCI को अपलोड करेगा। तो इसका बाद जो इंटरेस्ट बनेगा वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में T+1 डेज यानी कि सेकेंड डे जनरेट हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। पॉइंट नंबर बी कहता है कि खाता धारक बैंक खाते में MIS TD SCSS KVP NSC जो मैच्योरिटी या प्री मैच्योरिटी के पहले जो क्लोजर वैल्यू होगी वो अकाउंट होल्डर में कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि आपका पॉइंट भी कहता है कि अगर किसी का MIS TD SCSS या फिर KVP या NSC या मैच्योर अकाउंट है वो मैच्योर हो चुका है या प्री मैच्योर यानी प्री मैच्योर हो चुका है या प्री मैच्योर होने से पहले उसको क्लोज कर दिया है तो उसका जो वैल्यू है वो अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी ये बताया गया है। चलिए बात करके समझते हैं कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो देखिए पॉइंट ए कहता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो पासबुक के साथ अकाउंट बंद कराने का फॉर्म जमा करेगा और संबंधित कार्यालय में बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज और कैंसल चेक की कॉपी जमा करवाएगा। ठीक है, आपका ये कहता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो आपका काउंटर पी है संबंधित खाते की जांच करेगा और कैंसल चेक के आधार पर ईसीएस का जो है ईसीएस मैंडेट फॉर्म को गार्ड करेगा। ठीक है। जो सुपरवाइजर है आपका वो बात करते हैं सुपरवाइजर खाता संशोधन का सत्यापन करेगा और गार्ड फाइल में ईसीएस दर्ज करेगा। इसके अलावा सुपरवाइजर अकाउंट बंद होने का सत्यापन करेगा यानी सुपरवाइजर जो है अकाउंट क्लोज होने का सत्यापन करेगा और HR मेनू में खाता बंद करने की रिपोर्ट और खाता धारक को एक रसीद देगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो है सुपरवाइजर जो है अकाउंट क्लोजर को वेरीफाई करेगा। सुपरवाइजर जो है HPR मेनू में अपना जो अकाउंट क्लोज किया उसकी रिपोर्ट देगा और जो कस्टमर है उसको एक एक्नॉलेजमेंट हैंड ओवर करेगा। इसके अलावा बात करते हैं जो चेन्नई GPO है वो ECS फाइल को जनरेट करेगा और नेक्स्ट डे जो है वो सभी ट्रांजेक्शन की जो भी आपकी फाइल है वो NPSCI को अपलोड करेगा। ठीक है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू है वो अकाउंट होल्डर के D+1 बेसिस पर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी यानी कि नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर सी की कि पॉइंट नंबर सी क्या कहता है। पॉइंट नंबर सी कहता है कि अगर गलत अकाउंट या क्लोज्ड अकाउंट या अन्य कारण से ECS की रिटर्न की होती है तो उसको कैसे हैंडल करें। यानी कि इनकरेक्ट अकाउंट या अकाउंट क्लोज होने के कारण अगर ECS का रिटर्न होता है तो उसको कैंसिल हैंडल किया जाएगा ये बताया गया है। तो देखिए बताना चाहेंगे इसमें बताया गया है कि जो आपका चेन्नई GPO है वो संबंधित पोस्ट ऑफिस के ECS अकाउंट जो कि आपका रहेगा SOL ID +0098 रहेगी में ECS रिटर्न राशि को क्रेडिट करेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका संबंधित पोस्ट ऑफिस जो होता है वो ECS अकाउंट की जांच करेगा और ECS रिटर्न की सूचना के लिए संबंधित अकाउंट होल्डर को
संपर्क करेगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है कि जो संबंधित पोस्ट ऑफिस है वो नगद के माध्यम से इसे रिटर्न राशि का भुगतान करेगा यदि 20,000 से कम है तो, और 20,000 से अधिक है तो वो चेक देगा। ठीक है। नगद ब्याज भुगतान बहिष्कार के संबंध में बाद के महीने के लिए जो रिटर्न से बचने के लिए संबंधित डाकघर तुरंत नए ECS मैंडेट फॉर्म को इकट्ठा करके खाता संशोधन मेन्यू में ECS विभाग को संशोधित करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर आपका 5 कहता है कि यदि ग्राहक सही खाते का विवरण देने में असमर्थ है तो ECS को संशोधित करके खाता संशोधन मेन्यू में नहीं किया जा सकता है और सुपरवाइजर द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर आपका टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं कि ECS के माध्यम से अन्य बैंक अकाउंट के लिए MIS, SCSS, TD ब्याज और TDS क्लोजर जमा करने के लिए SOP तैयार की गई है। ठीक है। तो अब ये SOP कैसे काम करती बताया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका कि नॉन CVS पोस्ट ऑफिस, जो आपके नॉन CVS पोस्ट ऑफिस हैं वो मौजूदा प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। जो नॉन CVS मौजूदा प्रक्रिया का पालन करेंगे। यह जो प्रोविजनल है वो नॉन CVS पोस्ट ऑफिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इस संशोधन को सूचना मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी डाकघरों में प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है। यह आपका हो गया कि आपका जो है कैसे MIS का अकाउंट या जो भी आपके MIS, SCSS या TD या RD या KVP जो इंटरेस्ट होता है वो किस तरह अकाउंट में काम किया तो किस तरह आपकी फंक्शनलिटी की जाएगी बताया गया है। अब बात करते हैं हमारी बात ये थी एक SOP के लिए कि इसमें SOP एक बताई गई है, तो मैं आपको वो SOP डिक्लेयर करता हूँ। वो SOP इस लाइसेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको SOP जो एक किस तरह आपका जो इंटरेस्ट उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या कैसे ECS पे काम किया जाएगा वो बताया गया है। तो आज का वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप क्या करते हैं वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप ECS जो प्रोसेसर है वो आप समझ नहीं पाएंगे और आपको इसमें गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं SOP की। आपका देखो SOP लिखा हुआ है इसमें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग MIS, SCSS, TD इंटरेस्ट एंड TDS क्लोजर टू अदर बैंक अकाउंट थ्रूआउट CD, यानी कि आपका इसमें एक SOP बनाया गया है जो कि MIS, SCSS, TD का जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करने के लिए, और जो आपका TDA क्लोजर यानी कि अगर आपका TDA क्लोजर करवाते हैं तो अदर बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा अमाउंट ECS के थ्रू, वो बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आपका ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। ठीक है। तो बताना चाहूँगा कि वर्तमान में केवल MIS, SCSS ब्याज क्रेडिट अन्य बैंक खातों के माध्यम से ECS से भुगतान किया जाता है। ठीक है। जो मैच्योर और पोस्ट मैच्योर क्लोजर के क्रेडिट के लिए पैच तैनात किए गए हैं, पैच अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा TDA की अन्य सभी योजनाएं जैसे कि ECS आउटवर्ड क्रेडिट के माध्यम से अन्य बैंक की योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाएगा। ECS को NACH के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। चेन्नई GPO NACH का नोडल कार्यालय रहेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि आपकी जो पोस्ट मास्टर जो चेक इशू करता है मैच्योरिटी प्रोसेस के अंदर, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, या फिर हमें हिंदी कहूँ तो परिपक्वता आय के लिए पोस्ट मास्टर चेक जारी करने में मौजूदा कठिनाइयों का सामना करता है, वो क्या है। अब देखिए जैसे हमने कहा है
कि वर्तमान में पोस्ट और मास्टर चेक के माध्यम से आय के भुगतान में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट मास्टर को जो है जो चेक इशू करता है उसमें जो है कठिनाई पेश आती है। तो वो कठिनाई क्या थी? वो कठिनाई ये थी कि अधिकतम जो उप कार्यालय है वो चेक जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। ठीक है, उप कार्यालय है वह संबंधित HO से चेक के लिए अनुरोध करते हैं। ठीक है, HO से चेक प्राप्त होने में कम से कम 2 से लेकर 5 दिन लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा खाता धारक को चेक जमा करवाने के लिए पोस्टल बैंक का दौरा करना पड़ता है और अन्य बैंक खाते में चेक जमा कराने के लिए अपने बैंक का दौरा करने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? यानी कि जब उसको कोई चेक मिलता है, चेक को क्लियर करवाने के उसको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है या फिर जिस बैंक के लिए उसने अकाउंट करवाया है उस चेक बैंक में उसको जाना पड़ता है। ठीक है, अब बताया गया नवीनतम GSPR के अनुसार PMI बंद होने तक लागू है। ब्याज की मात्रा बंद होने की तारीख और चेक की प्राप्ति में अंतर के कारण बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा इन उपयुक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिनकल में TDA प्रकार के खातों में परिपक्वता और संपूर्ण बंद होने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं हम पार्ट ए। इस SOP का पार्ट ए क्या कहता है? इस SOP का पार्ट ए कहता है कि यदि MIS किसके लिए है? ये आपका पार्ट ए जो है वो है आपका जो आपका इंटरेस्ट मिलता है उसका जो क्वार्टरली, मंथली या ईयरली जो पे आउट होता है वो अकाउंट होल्डर में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू आउट ECS मोड के थ्रू। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि MIS SCSSTD जो खाते के जमाकर्ता की इच्छा है कि उसकी ब्याज की राशि को जो ब्याज है उसको सीधे अन्य बैंक अकाउंट में जमा किया जाए तो जमाकर्ता को ECS आउटवर्ड का सहारा लेना होगा या इस फैसिलिटी को यूज़ करना होगा। ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यानी कि अगर कोई अकाउंट डिपॉजिट चाहता है कि उसका MIS या SCSS या TD से जो इंटरेस्ट मिला है वो उसके दूसरे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसके लिए जो प्रोसेस दिया गया वो फॉलो करना होगा। वो इस तरह फॉलो करना होगा कि खाता खोलते समय, ठीक है, खाता खोलते समय या परिपक्वता के समय आप ECS सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कहता है यदि खाता खोलने के बाद ब्याज लेने के लिए ECS सुविधाओं का विकल्प चुना जाता है तो SOL को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकाउंट में उपलब्ध ब्याज राशि यदि है तो उसका अलग से भुगतान किया जाए। ECS जो निर्देशन है वो अगले पे आउट से अवेलेबल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए खाता खोलते समय ECS मैंडेट फॉर्म जमा करवाना होगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जो ECS मैंडेट फॉर्म के साथ जो जमाकर्ता को पासबुक, एक कैंसल चेक और संबंधित पोस्ट ऑफिस में अन्य बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो जमा कराना होगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ECS मैंडेट फॉर्म प्राप्त होने के बाद जो काउंटर फी है वो POSB खाते की पासबुक के साथ रद्द किए गए चेक या पासबुक की फर्स्ट पेज पर जमाकर्ता के नाम की जांच करेगा। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि जो यूज़र है वो अकाउंट को मॉडिफिकेशन मेन्यू में जाके अपडेट करेगा। ठीक है, तो ECS डिटेल है वो अपलोड की जा सकती है न्यू अकाउंट ओपनिंग के समय भी। ठीक है, अब प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग ECS मैंडेट डिटेल इन अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मॉडिफिकेशन मेन्यू, यानी कि इसमें बताया गया है कि अकाउंट को अगर वो ओपन कर रहा है या अकाउंट को मॉडिफिकेशन कर रहा है तो किस तरह ECS आपको यूज़ करना है। इसमें लिखा हुआ ECS फ्लैग, यहाँ पर है यस। अब ECS फ्लो कोड, इसमें फ्लो कोड है कि अगर आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इंटरेस्ट पे आउट की बात कर रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट और फ्लो आपको सेलेक्ट करना होगा इंटरेस्ट पे आउट के लिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ECS मैंडेट डिटेल्स,
यानी ECS मैंडेट डिटेल आपको एंटर करनी होंगी। पे सेस आईडी, आपको पे सेस आईडी करनी है, वो कैसे है? सेलेक्टेड ECS एंड क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस, आपको ECS सेलेक्ट करना है और एम्प्टी स्पेस पे या टैब आउट पे क्लिक करना होगा, जिससे कि अकाउंट आईडी ऑफ नोडल ऑफिसर की वो ऑटो पॉपअप हो जाएगी और अकाउंट फिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांजेक्शन कोड करेगा, कोड ओनली टू बी सिलेक्टेड फॉर सर्चर, जो कोड है वो जो भी सर्चर अवेलेबल है उसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दिया गया, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके अलावा इसके नोट दिया गया है कि यूज़र सेल, जो यूज़र को है वो वैल्यू, जो मैंडेटेड वैल्यू वो फिल करनी होगी, और यूज़र जो है फिल करने के बाद किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसको क्लिक पर सबमिट करना होगा। मॉडिफिकेशन के बाद जो अकाउंट है वो सुपरवाइज़र के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। सुपरवाइज़र जो है ये टैली करेगा उसका अकाउंट नंबर, डिपॉजिटर नेम, सिटी कोड, बैंक कोड, ब्रांच कोड, ये और विथ मैंडेट फॉर्म जो है, साथ में साथ कैंसिल चेक और पासबुक की फर्स्ट कॉपी ये जो है वो उनको सही तरह से टैली करेगा। इसके अलावा जो है, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो ECS मैंडेट जो फॉर्म है उसको भरेगा, साथ में एक गार्ड फाइल जो है जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ECS मैंडेट फॉर्म। अब ECS मैंडेट फॉर्म का ECS मैंडेट फॉर्म ये है जो कि फिलअप करना होगा, ठीक है। ये ECS मैंडेट फॉर्म है जो फिलअप करना होगा, देख लीजिएगा, ये आपके काम का है। चलिए बात करते हैं फॉर्म बी की, पार्ट बी की पार्ट, इस SOP का पार्ट बी कैसा है। तो इस SOP का पार्ट बी कहता है कि अगर कोई जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, कब? प्री मैच्योर या मैच्योरिटी के बाद, तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? ECS के थ्रू। तो इसमें लिखा हुआ है, ये वही बात है कि मैच्योरिटी के टाइम पे या प्री मैच्योरिटी के क्लोजर के टाइम पे डिपॉजिटर को जो है बैंक अकाउंट नंबर, MICR कोड एंड मोबाइल नंबर जो है वो अकाउंट क्लोजर या प्री मैच्योर क्लोजर फॉर्म के साथ जमा कराना होगा। साथ ही साथ उसे कैंसल चेक और पासबुक की जो है, अदर जो पासबुक है उसकी फर्स्ट पेज की कॉपी और खुद के पासबुक और अकाउंट क्लोजर जो है फॉर्म जमा करवाना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो पॉइंट 2 कहता है वो ये कि जो काउंटर पी है वो जो डिपॉजिटर है उसके नाम को, ठीक है, और उसके कैंसल चेक को और कॉपी और पासबुक को जो है टैली करेगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद अकाउंट काउंटर जो है वो ECS ऑप्शन को इनेबल करेगा मॉडिफिकेशन अकाउंट करने के लिए, तो वो मॉडिफाई हो पाएगा, ठीक है। इसमें ये कुछ कोड दिए गए हैं जो कोड आपके काम आएंगे। चलिए बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 कहता है जो आपकी फील्ड है, जो मैंडेटरी फील्ड है वो मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है फिलअप करने होंगे, और यूज़र को जो वैल्यू जो एंटर की जाएगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ECS फ्लो कोड दे रखे हैं जो आप जाके देख सकते हैं ECS फ्लो कोड क्या रहेंगे और ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर शो होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो दोनों PO है, यानी प्रिंसिपल आउटफ्लो और LO इंटरेस्ट आउटफ्लो, जो कोड हैं वो सेलेक्टेड किए जाने होंगे TDS MIS SCSS अकाउंट के लिए 1 by 1, ठीक है। और जो वो PO एंड LO फ्लो कोड है वो अवेलेबल रहेंगे TD MIS SCSS अकाउंट के लिए, ठीक है। अब जो आपके NSC KVP और RD जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए आपको केवल टोटल फ्लो कोड जो है सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो आपका टोटल फ्लो कोड विल बी अवेलेबल फॉर NSC KVP और RD, यानी कि जो टोटल फ्लो कोड है वो आपका NSC अकाउंट, KVP अकाउंट और RD अकाउंट के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो एक्सिस्टिंग अकाउंट हैं, तो जो ECS जो है अकाउंट वो ऑलरेडी इनेबल रहेंगे ECS के लिए। MICR कोड विथ बी ब्लैंक, MICR कोड जो है वो फील्ड वो ब्लैंक रहेगी,
ठीक है, इसको आप भर सकते हैं एग्जिस्टिंग MISR कोड के थ्रू अगर ज़रूरत है तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर MISR कोड अवेलेबल नहीं है डेटाबेस के अंदर तो रेस्पेक्टिव जो पोस्ट ऑफिस है वो इस इशू को CPC के थ्रू CPC एंड CEPT को इंट्रोड्यूस करवाएगा MISR कोड के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आफ्टर इनबिल्डिंग ECS को इनबिल्ड करने के बाद निर्धारित ECS को इनबिल्ड करने के बाद अकाउंट मॉडिफिकेशन टू बी, जो अकाउंट में मॉडिफिकेशन किया गया वो सुपरवाइजर के थ्रू जो है वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना होगा कि जो करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट में किया गया है, बैंक अकाउंट नंबर में किया गया है, अकाउंट होल्डर नंबर में, सिटी कोड में और बैंक कोड में एंड ब्रांच कोड में जो कि किया गया है कैंसल चेक से और बैंक पासबुक ऑफ अदर अकाउंट के पासबुक से। ठीक है, ये जरूरी है। और MISR कोड एंटर अंडर MISR जो कोड है जो कि आपको ECS के अंदर आपको मैंडेट फॉर्म में डिटेल देनी होगी वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट मॉडिफिकेशन की वेरिफिकेशन के बाद जो काउंटर P है उसको अकाउंट क्लोजर को प्रोसीड करना होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव क्लोजर मेनू के थ्रू। ठीक है, वन न्यू मोड ऑफ रीपेमेंट कस्टमर इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल। अगर आपको न्यू मोड और रीपेमेंट करना होता है तो उसके लिए कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो अवेलेबल रहेंगे क्लोजर मेन्यू के अंदर अंडर क्लोजर मोड के अंदर ये है। एंड रीपेमेंट मोड रहेगा आपका ये नहीं अंडर, अगर आपको रीपेमेंट करना है अंडर क्लोजर मेनू तो वो आपका रहेगा CHCAACTD और रीपेमेंट जो मोड रहेगा वो रहेगा CRDCAAC एंड CSCCAAC। ठीक है, जो क्लोजर के दौरान जो कस्टमर इंस्ट्रक्शन है जो आपका सिलेक्टेड किया जाएगा रीपेमेंट मोड क्लोज मोड के लिए, प्री मैच्योरिटी प्रोसीड के लिए। तो इसके अलावा अगर एरर आता है, यानी अगर कोई एरर आता है कि कस्टमर इंस्ट्रक्शन क्लोज मोड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन ECS इज इनेबल्ड फॉर PO एंड LO, अगर ये एरर आता है तो आपको जो है जो क्लोजर है वो PO LO सेलेक्ट करना होगा MIS SCSS और TD अकाउंट के लिए। ठीक है, अगर आपके साथ में एरर आता है फॉर अकाउंट होल्डर जो अकाउंट ID है कस्टमर इंस्ट्रक्शन क्लोज मोड कैन बी यूज्ड, लिखता है ओनली ECS इज इनेबल्ड एंड प्रॉपर मैंडेट इज गिवन, तो आपको क्या करना होगा, आपको TO इज नॉट सेलेक्टेड, यानी कि इसका TO इज नॉट सेलेक्टेड फॉर NSC KVP RD अकाउंट के थ्रू। ठीक है, जो अकाउंट क्लोजर है वो सुपरवाइजर के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजर जो अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी सुपरवाइजर लॉगिन के थ्रू। ठीक है, सुपरवाइजर को जो HPR मेनू में जाकर उसका एक प्रिंट अकाउंट क्लोजर का प्रिंट निकालना होगा फिनेकल में, और जो है आपको इसका प्रिंट इसको देना होगा। सुपरवाइजर विल साइन इन सील ऑन दिस अकाउंट, सुपरवाइजर को इस अकाउंट पर साइन और सील करना होगा अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट के लिए, और जो अकाउंट क्लोजर जो उस कस्टमर उसको अकाउंट क्लोजर एक्नॉलेजमेंट देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ECS मैंडेट फॉर्म है, जो आप ECS मैंडेट फॉर्म देंगे उसके अंदर आपको कैंसिल चेक, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक जिसके अंदर आपका अकाउंट क्लोजर फॉर्म अटैच रहेगा, या फिर प्री मैच्योर जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है वो मैच्योर रहेगा, वो आपको सेंड किया जाएगा SPCO को। ठीक है, इसमें कुछ नोट दिए गए जैसे कि ECS आउटपुट क्रेडिट आर रोटेड थ्रू NACH, जो ECS आउटपुट क्रेडिट है वो आपके रोटेट किए जाते हैं NACH के थ्रू, आउटपुट क्रेडिट के थ्रू, जिसका हम कहते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, जो चेन्नई GPO है वो आपका ECS का नोडल ऑफिस है, इसीलिए आपका ECS जो आउटवर्ड क्रेडिट है जो सस्पेंस होगा वो अकाउंट नंबर अकाउंट ऑफिस अकाउंट वो अकाउंट ID ये रहेगा ऑफिस अकाउंट, और ये जो करंटली एडिटोरियल फील्ड रहेगी
और पोस्ट ऑफिस को ये चेंज नहीं करना है। ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल क्लोजर्स मतलब सक्सेसफुल क्लोजर होने के बाद वेरिफिकेशन करना होगा कि वो प्री मैच्योर या मैच्योरिटी क्लोजर विल बी क्रेडिट इनटू नोडल अकाउंट्स। ओके, इसका ये दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट, अब रिपोर्ट कैसे की जाएगी? काउंटर वाइज रिपोर्ट फॉर ईसीएस की, ईसीएस के थ्रू रिपोर्ट की जाएगी। तो उसके लिए जो है पीओ है वो है काउंटर रिपोर्ट जो है जनरेट करेगा ईसीएस के थ्रू HFINRPT। ठीक है। फ्रॉम डेट एंड टाइम टू टाइम उसको SOL ID में प्रिंट इनपुट करने होंगे। जो बोथ इंटरेस्ट है या क्लोजर अकाउंट है वो आपके इस रिपोर्ट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे। जो सुपरवाइजर है उन्हें ईसीएस मैंडेट फॉर्म रिसीव होगा, उसे चेक करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रिपोर्ट आफ्टर टेलिंग प्लेस इन द गार्ड फाइल। ठीक है। अब है हैंडलिंग ऑफ ईसीएस रिटर्न कि अगर ईसीएस रिटर्न होता है तो उसे हैंडल किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपका ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट माइट बी गेट रिटर्न, यानी रिटर्न हो सकता है। जो आपका ईसीएस आउटवर्ड जो क्रेडिट है वो रिटर्न हो सकता है किसी कारण कि अगर आप उनके थ्रू अगर इनकरेक्ट अकाउंट नंबर दिया हो या फिर वो अकाउंट नंबर जो है दिया हो वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो ही आपका ये है जो ईसीएस रिटर्न हो पाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कैसे हैंडलिंग की जाएगी देखते हैं। तो इसके अंदर हैंडलिंग इस तरह की जाएगी कि जो आपका नोडल ऑफिस है, जो आपका चेन्नई ऑफिस है, वो आपको ईसीएस अमाउंट को क्रेडिट करेगा आपका ईसीएस इसमें अकाउंट के अंदर, और सीबीएस पोस्ट ऑफिस के लिए कंसर्न पोस्ट ऑफिस को जो आपका नोटिस है इशू करेगा। अकाउंट नंबर विल बी अपडेटेड इन द रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर जो है रेफरेंस नंबर में अपडेटेड रहेगा। नेक्स्ट है, ठीक है, अकाउंट विल कंज्यूमर विल विजिट कंसर्न पीओ इन केस ऑफ, जो कस्टमर है उसको कंसर्न जो पीओ है उसको विजिट करना होगा यदि अकाउंट जो है नहीं क्रिएट हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर तो। ठीक है। और जो कंसर्न पीओ है उसको रेगुलरली चेक करना होगा ईसीएस सस्पेंशन अकाउंट के अंदर अमाउंट को। अगर कोई भी ईसीएस अमाउंट रिटर्न हुआ है, अभी रिटर्न अवेलेबल हुआ है ईसीएस सस्पेंशन अकाउंट के अंदर, तो कंसर्न पोस्ट ऑफिस को इमीडिएटली जो आपके डिपॉजिटर रीजन है उसका नॉन क्रेडिट फॉर ईसीएस, उसके बाद जो नॉन ऑफिस है उसको जो कंज्यूमर को कांटेक्ट करना होगा। ठीक है। इफ जो आपका अगर मैच्योरिटी जो क्रेडिट वैल्यू है अगर 20,000 रुपये है तो पोस्ट ऑफिस को पोस्ट मास्टर को जो है क्रेडिट चेक देना होगा। ठीक है। अगर पीओ विल यूज सीटीएम मेन्यू फॉर डिबेटिंग ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट, अगर 20,000 रुपये से कम है तो जो है कैश दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ये कोड यूज़ करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके लिए, रोल ऑफ सर्कल सीपीएस। ठीक है। मैं दोस्तों इसका जो है पूरा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप जाके पढ़ सकते हैं कि जो मैंडेटरी फील्ड है मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो एसओपी जैसा आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू होता है एसओपी के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको इस ऑफिस को दोबारा डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही।